एक कार एक्सीडेंट हुआ और मैं दूसरी दुनिया में एक फीमेल सीईओ सू वॉनकिंग के पूर्व पति के शरीर में पहुंच गया। असली पति के दर्दनाक अंत के बारे में सोचते हुए मैंने बिना झिझके तलाक के कागजात उठाए और बड़े बड़े अक्षरों में अपने हस्ताक्षर कर दिए। फीमेल सीईओ का चेहरा तुरंत उतर गया। चेनशू, क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने घबराहट में अपना वॉलेट कसकर पकड़ लिया। क्या मजाक कर रहे हो? ये तलाक की रकम आसमान छूने वाली है। मैं मरते दम तक एक पैसा भी वापस नहीं करूंगा। अस्पताल के बिस्तर पर 3 दिन लेटने के बाद मैंने आखिरकार इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया कि मैं किसी और की दुनिया में आ गया हूं। एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट जो एक मेलोड्रामेटिक सीईओ नॉवल के एक खूंखार सह अभिनेता, सपोर्टिंग कैरेक्टर और उसी फीमेल सीईओ के पूर्व पति के शरीर में आ गया था। अपने परिवार की दौलत और ताकत के नशे में चूर होकर वो मनमानी करता था और सोचता था कि पूरी दुनिया उसकी है। उसे उद्घाटन समारोह में ही लीड कैरेक्टर सू वॉनकिंग से पहली नज़र में प्यार हो गया था। तब से वो पागलों की तरह उसके पीछे पड़ गया और मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर करने के लिए हर तरह की गंदी चाल चली। सू वॉनकिंग एक टिपिकल कैंपस नॉवल की हीरोइन थी। गरीब बैकग्राउंड लेकिन बेहद खूबसूरत और होशियार। उसके पिता विकलांग थे और उसकी मां को यूरेमिया की बीमारी थी। अपने परिवार के मेडिकल खर्च जुटाने के लिए उसने आखिरकार समझौता किया और मुझसे शादी कर ली। शादी के 5 सालों में वह एक मामूली ऑफिस वर्कर से बिजनेस की दुनिया की एक उभरती हुई शानदार स्टार बन गई। हमारा रिश्ता दिन ब दिन बिगड़ता गया। सू वॉनकिंग भी धीरे धीरे मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई। फिर भी मैं पूरी तरह से बेखबर रहा और पहले की तरह ही घमंड में चूर रहा, जब तक कि एक दिन मैंने उसके पहले प्यार व्हाइट मूनलाइट को धक्का देकर जमीन पर नहीं गिरा दिया। सू वॉनकिंग ये और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने तलाक मांग लिया। उसी वक्त मेरा कार एक्सीडेंट हो गया। सू वॉनकिंग तीसरे दिन मुझसे मिलने आई और तलाक के कागजात मेरे मुंह पर दे मारे। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं, जिनमें सिर्फ नफरत और गुस्सा भरा था। चेनशू, क्या तुम्हारा ये ड्रामा खत्म हो गया? लेकिन इसके बावजूद जैसे ही मैंने उसके चेहरे को साफ साफ देखा, मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। कोई शक नहीं कि असली मालिक इसके पीछे पागल क्यों था। ये चेहरा सचमुच बेहद खूबसूरत है। मैंने तलाक के कागजों पर नज़र डाली। मुझे मिलने वाली संपत्ति की रकम देखकर मेरी सांसें अटक गईं। बाप रे, मैं अमीर हो गया। असली मालिक का परिवार वाकई में बहुत अमीर था, लेकिन वो एक सनकी और क्रूर इंसान था। उसका एक छोटा भाई भी था जो उससे हर मायने में बहुत बेहतर था, इसलिए कंपनी का वारिस बनने का तो कोई सवाल ही नहीं था। वहीं दूसरी ओर सू वॉनकिंग का स्टार्टअप कुछ ही सालों में आसमान छूने लगा था। उसकी कुल संपत्ति नेटवर्थ पहले से ही बहुत प्रभावशाली थी। एक बार जब हम तलाक ले लेंगे तो मुझे मिलने वाली रकम, सेटलमेंट फ़ी, एक खगोलीय आंकड़ा होगी। मैंने जिंदगी भर अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए अचानक से इतना रईस बन जाना मेरे लिए एक सही इनाम है। मुझे मिलने वाले पैसों का हिसाब लगाने के बाद मैंने अपनी खुशी को छिपाने की कोशिश की, इस डर से कि कहीं मेरे चेहरे पर मुस्कान ना आ जाए और सू वॉनकिंग को शक ना हो जाए कि कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने गहरी सांस ली और कहा, मुझे ये तलाक मंजूर है। सू वॉनकिंग सन्न रह गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा, लेकिन ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका है। अगर ये हाथ से निकल गया तो बस निकल गया। इससे पहले कि वो सदमे से बाहर आती, मैंने तुरंत स्क्रैबल करते हुए तलाक के कागजात पर अपने दस्तखत कर दिए। सू वॉनकिंग को लगा कि कुछ तो अजीब है। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मैंने अपना चेहरा घुमा लिया, ये दिखावा करते हुए कि मेरा दिल अब पत्थर का हो गया है। मैंने सोच लिया है, सू वॉनकिंग, चलो एक दूसरे को आज़ाद कर देते हैं। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक चुप रहा। मैं कंबल के अंदर घुसकर अपनी सेविंग्स गिनने ही वाला था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि सू वॉनकिंग चुपचाप तलाक के कागजात को घूर रही थी और उसके जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। मैंने उलझन में पूछा, तुम अभी तक गई नहीं? वो सॉन्ग जिंगनियन नाम का लड़का अभी तक अपनी चोटों से ठीक नहीं हुआ होगा। क्या तुम उसे देखने नहीं जाओगी? सू वॉनकिंग का चेहरा अचानक से बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी घबराहट हुई। कहीं इस औरत को मुझे इतने पैसे देने का पछतावा तो नहीं हो रहा? लेकिन मैंने तो पहले ही साइन कर दिए हैं, अब वो चाहकर भी पीछे नहीं हट सकती। वैसे भी मैं अभी जितना बड़ा दिल दिखा रहा हूं, उसे देखते हुए उसका मुझे पैसे देना बिल्कुल स्वाभाविक है। जब सू वॉनकिंग कॉलेज में थी, तब उसका पहला प्यार सॉन्ग जिंगनियन था। अहंकारी और हावी होने वाले युवा मालिक के विपरीत सॉन्ग जिंगनियन बहुत विनम्र, समझदार और महत्वाकांक्षी था। उसकी परवरिश एक सिंगल पेरेंट घर में हुई थी। बचपन से ही उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन वो बहुत जुनूनी था। वो हर काम में किसी न किसी हद तक माहिर था।
वो और सु वानकिंग एक ही दुनिया के थे। सिर्फ वही सु वानकिंग को सच में समझ सकता था, जो उसे उसका सोलमेट बनाता था। अगर मैं बीच में नहीं आता तो वे दोनों स्वाभाविक रूप से एक हो जाते, और कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद वे इस शहर में एक साथ कड़ी मेहनत करते और अपना एक खुशहाल घर बनाते। असली चेंशू पागलपन की हद तक जलता था। उसने सॉन्ग जिंगनियन को हर तरह से परेशान किया और हमेशा उससे झगड़े मोल लिए। अंत में वो इतना पागल हो गया कि उसने उस पर शारीरिक रूप से हमला कर दिया। इसके बाद से सु वानकिंग को चेंशू से पूरी तरह से नफरत हो गई और उसने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि हीरो और हीरोइन दोनों से पंगा लेने वाले इस खूंखार सपोर्टिंग कैरेक्टर का हश्र कितना बुरा होने वाला था। इसलिए मुझे इस मौके का फायदा उठाना है। पैसे लो और भागो। आखिरकार सु वानकिंग ने जोर से दरवाज़ा बंद किया और चली गई। मैंने अपनी छाती थपथपाई और मन ही मन मुस्कुराया। क्या गुस्सा है, लेकिन जो संपत्ति मुझे मिलने वाली थी उसके बारे में सोचकर मैं फिर से खुश हो गया। आसमान से टपकने वाला ऐसा खजाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। जब मैं ख्यालों में खोया हुआ था तभी अचानक मेरे फ़ोन पर गु क्विंगहान का एक वीचैट मैसेज आया। उसके शब्दों से उसका मजाकिया लहजा साफ झलक रहा था। मैंने सुना है कि सु वानकिंग आखिरकार आज तुम्हें देखने आई। वो मेरी बचपन की दोस्त थी, एक अमीर परिवार की जिद्दी लड़की जो आमतौर पर पार्टी करने और मज़े करने के लिए जानी जाती थी। वह सु वानकिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और सु वानकिंग भी उसे पसंद नहीं करती थी। वे दोनों एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थीं, खासकर मेरी और सु वानकिंग की शादी के बाद। हमारे दोनों परिवारों का मिलना जुलना बढ़ गया था। उसके पिता अक्सर उसकी तुलना सु वानकिंग से किया करते थे। इस वजह से गु क्विंगहान सु वानकिंग से और भी ज़्यादा नफरत करने लगी। वो मुझे हमेशा ताना मारती थी कि मैं प्यार में अंधा हो गया हूँ और मुझे अपने बगीचे में जाकर जंगली सब्जियां खोदने को कहती थीं। इस बार वो साफ तौर पर फिर से मेरा मजाक उड़ाने आई थी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं तो बस अपना भारी भरकम पे आउट गिनने में बिजी था। किसके पास खुद पर तरस खाने का वक्त है। मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर तलाक के कागजात की एक फ़ोटो खींची और उसे भेज दी। आज से तेरा भाई सिंगल है, मुझे पार्टी दे। गु क्विंगहान ने मुझे तुरंत कॉल किया। उसने शुरुआत ही इससे की, क्या तुम पागल हो गए हो? जुबान संभाल कर बात करो। जैसे ही मुझे अस्पताल से छुट्टी मिलेगी हम इसे ऑफिशियल करने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि एक्सीडेंट ज़्यादा गंभीर नहीं था, बस सिर पर थोड़ी सी चोट आई। क्या तुम आकर मुझे सपोर्ट करोगी? गु क्विंगहान एक पल के लिए चुप रही और फिर अचानक जोर से हंस पड़ी। ठीक है यंग मास्टर चेन, तुम मुझसे कैसा सपोर्ट चाहते हो? एक हफ्ते बाद मैंने एक बहुत महंगा सूट पहना था। जब मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली तो मैं एकदम शानदार लग रहा था। गु क्विंगहान ने अपने हाथ बांधते हुए ताना मारा, अस्पताल में इतना सज धज कर आए हो, तुम सच में थोड़े इंसान जैसे लग रहे हो। मैंने अपनी जीभ चटखाई। तुम्हें क्या पता, आज का दिन बहुत बड़ा है। गु क्विंगहान ने कोई ध्यान नहीं दिया और मुड़कर बाहर जाने लगी। अचानक हम सु वानकिंग से टकरा गए। सु वानकिंग की नज़र एक पल के लिए उस पर रुकी। उसकी आंखें ठंडी थीं। मैं उसके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम आ गई? गाड़ी कहाँ है? सु वानकिंग का चेहरा थोड़ा नरम हुआ। पार्किंग लॉट में, चलो चलते हैं। गु क्विंगहान से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी खूबसूरत आंखों को सिकोड़ते हुए मेरी तरफ देखा। चेंशू, क्या तुम मेरी गाड़ी में नहीं जा रहे हो? मैंने हाथ हिलाकर मना कर दिया। मुझे सु वानकिंग के साथ तलाक के कागजात लेने के लिए पहले सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाना है। उसकी गाड़ी से जाना ज़्यादा आसान रहेगा। ये कहते हुए मैंने सु वानकिंग से कहा, जो वहीं जड़ बनकर खड़ी थी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? चलो चलें। गु क्विंगहान जोर से हंस पड़ी। सच है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। देर मत करो। सु वानकिंग के होंठ एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में सिकुड़ गए। चेंशू, क्या तुम सच में हमारे बीच लकीर खींचने की इतनी जल्दी में हो? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि आज रात तुम्हारे कुछ और प्लान हैं। मैं बस इस मामले को जल्दी निपटाना चाहता हूं ताकि तुम्हारा वक्त बर्बाद न हो, ठीक है? सु वानकिंग हमेशा बहुत व्यस्त रहती थी। वो घर कितनी बार आई, इसे उंगलियों पर गिना जा सकता था। मुझे पता था कि वह मुझे देखना नहीं चाहती। संयोग से मुझे भी उसके साथ उलझे रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अलग अलग रास्तों पर जाना और अपने काम से काम रखना, क्या ये बेहतर नहीं है? सिविल अफेयर्स ब्यूरो में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। जल्द ही मेरी और सु वानकिंग की बारी आ गई। जैसे ही हम अंदर जाने वाले थे, सु वानकिंग का फ़ोन अचानक बज उठा। मैंने अपनी आंखों के कोने से देखा। यह सॉन्ग जिंगनियन का फ़ोन था।
सू वॉनकिंग फ़ोन का जवाब देने के लिए किनारे हो गई। मैंने उसकी गर्म कोमल आवाज़ को हल्का सा सुना। अभी भी बाहर कुछ काम निपटा रही हूँ। उसने मुझसे बात करने के लिए कभी उस लहजे का इस्तेमाल नहीं किया था। ये शादी शुरू से ही एक ज़बरदस्ती का रिश्ता था। पूरे 5 सालों तक वे दोनों हमेशा एक दूसरे के खून के प्यासे रहते थे। साथ मिलकर ठीक से खाना खाना भी लगभग नामुमकिन था, तो इतने प्यार और परवाह से बात करना तो बहुत दूर की बात थी। क्लर्क ने हमें 2 बार टोका, क्या आप दोनों कागजी काम करने वाले हैं या नहीं? मैंने अपना सिर हिलाया। मुझे असली मालिक के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। सू वॉनकिंग के दिल में उसके लिए सच में कोई जगह नहीं थी। सू वॉनकिंग, मैंने उसे जोर से पुकारा, क्या काम निपटा सकते हैं? सू वॉनकिंग ने हमेशा सॉन्ग जिंगनियन को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता माना था। असली मालिक ने इस बात पर बहुत झगड़ा और बहस की थी, लेकिन वो हमेशा उदास और बेरहम ही रही। असली मालिक सच में बहुत मूर्ख था, जो खुद को ये तसल्ली देता रहा कि वो सॉन्ग जिंगनियन के खिलाफ जीत सकता है। क्या ये जानबूझकर मुसीबत मोल लेना नहीं था? सू वॉनकिंग भी वैसी ही थी। अगर वो इस बार मुझे प्राथमिकता देती, तो क्या वो अपने पहले प्यार के साथ जल्दी और खुलकर नहीं रह पाती? सू वॉनकिंग का चेहरा अचानक सख्त हो गया। फिर उसने फ़ोन पर बात कर रहे शख्स से कहा, पहले डॉक्टर जांग को तुम्हें देखने दो। मैं बस आ रही हूँ, बस अभी आ रही हूँ। 20 मिनट बाद मेरे हाथों में नया छपा हुआ तलाक का सर्टिफिकेट था और मेरी आंखों में आंसू भर आए। मुझे मिल गया। मेरी भारी भरकम ब्रेकअप फीस अब मेरे हाथों में सुरक्षित है। आज से बस घूमना, शराब पीना, पार्टी करना और मज़े करना। मैं एक खुशहाल इंसान बनने जा रहा हूँ। मैंने पूरी ईमानदारी से सू वॉनकिंग से कहा, सू वॉनकिंग, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारे पैसों के लिए शुक्रिया। चलो अब हम कभी एक दूसरे से न मिलें। मैं बस बाहर ही निकला था कि मेरी नज़र गु क्विंगहान पर पड़ी। ये लड़की एक चमचमाती लाल फरारी चला रही थी, बहुत ही आकर्षक। उसे अनदेखा करना मुश्किल था। मैं खुशी खुशी उसके पास गया। अब मेरे पास पैसे हैं, मुझे इन्हें खर्च करने जाना है। अचानक सू वॉनकिंग की आवाज़ मेरे पीछे से गूंजी। उसकी आवाज़ थोड़ी भर्राई हुई लग रही थी। मैं जल्दी से मुड़ा। क्या कुछ और बात है? सू वॉनकिंग के लाल होंठ कसकर दबे हुए थे। एक पल के लिए उसकी भावनाओं को पढ़ना मुश्किल था। अगर ये असली मालिक होता और उसे इतने अस्थिर मूड में देखता, तो वो निश्चित रूप से उससे पूछता कि क्या हुआ, जब तक कि उसे जवाब न मिल जाता। लेकिन अब मुझे दिखावा करने में भी आलस आ रहा था। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। मैंने अपनी चाल तेज कर दी। मेरे जैसे तोप के चारे कैनन फॉडर के लिए हीरो और हीरोइन से जितना हो सके दूर रहना ही असली खुशी है। जब मैं गु क्विंगहान की कार में बैठा और वहां से निकला, तो मैंने रियरव्यू मिरर में देखा। सू वॉनकिंग वहां खड़ी थी, गुजरने वाली कारों और लोगों से घिरी हुई। फिर भी मेरे बिना वो अजीब सी अकेली लग रही थी। वो परेशान करने वाली पूंछ, यानी मैं, जो अब उससे चिपकी नहीं थी, वो आखिरकार आज़ाद हो गई है ना? गु क्विंगहान ने मुझे एक नज़र देखा। उसे जाने देने में झिझक हो रही थी। मैंने उत्साह से जवाब दिया, तुमने अपने क्लब की उन खूबसूरत लड़कियों को मेरे लिए बचाकर रखा है ना? गु क्विंगहान पूरी तरह से निशब्द रह गई। मैं फालतू में ही परेशान हो रही थी। मुझे लगता था कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तलाक के तुरंत बाद तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ खुशी लिखी हुई है। क्या ये इतना साफ दिख रहा है? मैंने अच्छी तरह से देखने के लिए पैसेंजर मिरर को नीचे खींचा। मैं अभी 28 साल का हूँ। भले ही मैं अचानक 10 साल बड़ा हो गया हूँ, लेकिन किस्मत से ये चेहरा बहुत हैंडसम है। सबसे बड़ी बात, मेरे पास पैसा है। मैंने एक पल सोचा और फिर सफाई दी, वो मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं भी अब उससे प्यार नहीं करने वाला। रेड लाइट पर रुकते हुए गु क्विंगहान काफ़ी देर तक मेरी तरफ मुड़कर देखती रही, जब तक कि मेरे रोंगटे नहीं खड़े हो गए। आखिरकार उसने एक अर्थपूर्ण लहजे में कहा, इस एक्सीडेंट के बाद तुम बिल्कुल बदल गए हो। मैंने शांति से कंधे उचकाए। मुझे लगता है कि जब लोग जिंदगी और मौत को करीब से देखते हैं, तो वे चीज़ों को ज़्यादा साफ तरीके से समझ पाते हैं। गु क्विंगहान एक पल के लिए रुकी और फिर जोर से हंस पड़ी। बात तो सही है। आज रात जमकर मज़े करो। पार्टी मेरी तरफ से। 2 घंटे बाद गु क्विंगहान को पछतावा हो रहा था। उसका चेहरा उतर गया। क्या तुमने अभी तक काफ़ी लोगों को नहीं बुलाया? वो शराब की बात नहीं कर रही थी, बल्कि क्लब के स्टाफ की बात कर रही थी। ओह नहीं, मुझे उन्हें खूबसूरत लड़कियां कहना चाहिए। मैंने उसकी तरफ अपना गिलास उठाया। अरे आओ भी, अपने भाई के साथ एक ड्रिंक लो। कहते कहते मैंने उसके कंधे थपथपाए और अपने चारों ओर मौजूद खूबसूरत लड़कियों की ओर इशारा किया। देखो, इनमें से हर एक लड़की प्यारी और खूबसूरत है। कोई भी आसानी से मेरी पूर्व पत्नी को मात दे सकती है।
मैं भी सच में कमाल का था। दुनिया में खूबसूरत औरतों की कोई कमी नहीं है। उसके पास पैसा और लुक दोनों थे, तो वो साला एक ही पेड़ पर क्यों लटकना चाहता था। गो क्विंग हान ने व्यंग्य से कहा, लगता है तुम्हें आखिरकार अक्ल आ ही गई। एक पतली सी लड़की मुझे ड्रिंक सर्व करने के लिए आगे आई। बहुत ही आज्ञाकारी। ये गिलास ट्राई कीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने खुशी से उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गु क्विंग हान ने उसे छीन लिया। ऐसे ही कुछ भी मत पियो, तुम अभी अभी अस्पताल से निकले हो। मैं नहीं चाहती कि मुझे बाद में तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़े। ये कहते हुए उसने लड़की को घूरा। लड़की का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने जल्दी से सिर झुकाया और माफ़ी मांगी। मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझे पता नहीं था। मैंने दरियादिली से हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। फिर मैंने मुस्कुराते हुए गु क्विंग हान की ओर देखा। तुम भी ना सच में गजब हो। इसे कहते हैं दोहरा रवैया, डबल स्टैंडर्ड। तुम खुद आग लगा सकती हो, लेकिन मुझे दिया भी जलाने नहीं देती। जब तुम्हारे वो छोटे छोटे खिलौने जैसे लड़के तुम्हें शराब पिला रहे थे, तब तुम मज़े से पी रही थी। फिर मेरी बारी आने पर मैं वैसा क्यों नहीं कर सकता। गु क्विंग हान गुस्से से हंस पड़ी। तुम इन दोनों की तुलना कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं? मैं पूरी तरह से अपने उन पुराने रईस प्लेबॉय वाले दिनों में लौटने का मन बना चुका था, जहां मैं अपनी मनमर्जी करता था। अचानक गु क्विंग हान ने पूछा, सही कह रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारे परिवार को इस बारे में पता है? मैं सुन्न पड़ गया। अंडरस्कोर, मैं तो इसके बारे में पूरी तरह भूल ही गया था। इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोल पाता, गु क्विंग हान ने मुझे पकड़ लिया। मुझे पता था कि तुम्हारी उन्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई। असली मालिक और उसके परिवार का रिश्ता असल में बहुत अच्छा नहीं था। उसके माता पिता जिद्दी और पुराने ख्यालों वाले थे, और वे उसके छोटे भाई को ज़्यादा पसंद करते थे। उसका स्वभाव बागी था। जब वो सू वॉनकिंग से शादी करना चाहता था, तो उसका अपने परिवार के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। बाद में जब सू वॉनकिंग का करियर आसमान छूने लगा, तो उसके परिवार का रवैया पूरी तरह से 180 डिग्री बदल गया। उन्होंने सू वॉनकिंग के साथ उसके झगड़ों को लेकर उसे बार बार डांटा भी। कुल मिलाकर इस खूंखार सपोर्टिंग कैरेक्टर की जिंदगी पहले बहुत आसान नहीं थी, लेकिन जो भी हो, अब तलाक के कागजात मेरे हाथों में हैं। अब डरने वाली क्या बात है? आने वाले दिनों में जिंदगी मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा शानदार हो गई। मैंने नौकरानी से सू वॉनकिंग का सारा सामान पैक करवाया और सब कुछ वापस भिजवा दिया। यह विला असल में शादी का घर था, जो असली मालिक के माता पिता ने उनके लिए खरीदा था। लेकिन सू वॉनकिंग को यहाँ रहना पसंद नहीं था। शायद इस जगह का हर कोना उसे उस अपमान की याद दिलाता था जो असली मालिक ने उसे दिया था। शुरुआत में वो ज़्यादातर कंपनी में ही सोती थी। बाद में जब उसका करियर ऊपर उठा, तो उसने ऑफिस के पास एक अपार्टमेंट खरीद लिया। असली मालिक एक बार वहां गया था और अचानक सोंग जिंगनियन से टकरा गया। हालांकि सोंग जिंगनियन ने तुरंत सफाई दी कि वो वहां सिर्फ इसलिए था क्योंकि बारिश हो रही थी और वो थोड़ी देर के लिए रुक गया था। लेकिन असली मालिक का जो गुस्सा था, वो आग बबूला कैसे न होता। उस बार उसकी और सू वॉनकिंग की बहुत बड़ी लड़ाई हुई। पूरे 1 महीने तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। अंत में ये असली मालिक ही था जो ये सब सह नहीं पाया, और उसने खुद आगे बढ़कर झुकने और समझौता करने की पहल की। उसे कौन दोष दे सकता था, जब सू वॉनकिंग ही उसकी आंखों और दिल में बसने वाली इकलौती शख्स थी। खैर, अब सब बहुत बढ़िया है। ये विशाल, शानदार 3 मंजिला विला अब सिर्फ मेरा है। सू वॉनकिंग का यहाँ ज़्यादा सामान नहीं था, लेकिन उन्हें हटाने के बाद भी मुझे लगा कि ये जगह थोड़ी खाली खाली सी है। इसलिए मैं तुरंत शॉपिंग करने निकल पड़ा। फिर मैंने अपने पसंदीदा स्टोर्स में एक राजा की तरह उंगलियों से इशारा करना शुरू कर दिया। मैं ये लूँगा और वो वाला भी। मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। बाकी सब तुरंत मेरे लिए पैक कर दो। स्टोर मैनेजर किसी खिले हुए फूल की तरह चमकीली मुस्कान दे रहा था। कई सेल्स वाले मेरे बैग उठाए मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक जैसे ही मैंने दरवाजे के बाहर कदम रखा, मैं सू वॉनकिंग से टकरा गया। मुझे देखकर वो सन्न रह गई। मैंने पहले ही सोंग जिंगनियन को उसके ठीक पीछे खड़े देख लिया था। ऐसा लग रहा है कि उसके पैर की चोट काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। अब वो मॉल में आराम से घूम भी सकता है। सू वॉनकिंग के होंठ हल्के से खुले और उसने खुद ही बोलना शुरू किया। जल्द ही इसकी माँ का जन्मदिन आने वाला है। मैं इसे यहाँ गिफ्ट दिलाने के लिए लाई थी। मैंने पलकें झपकाईं। वो मुझे ये सब क्यों बता रही है? मुझे कोई परवाह नहीं थी, लेकिन शिष्टाचार के नाते मैंने फिर भी शालीनता से सिर हिलाया। लेकिन इससे पहले कि मैं वहां से जा पाता, सोंग जिंगनियन बोल पड़ा। वो थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था।
मिस्टर चेन, मुझे बहुत खेद है। मेरे पैर अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, इसलिए मुझे सु वॉनकिंग से मुझे यहाँ लाने के लिए मदद मांगनी पड़ी। मैंने देखा कि आपने काफ़ी चीज़ें खरीदी हैं। क्या इन्हें उठाना थोड़ा भारी नहीं है? क्यों ना आप इन्हें उठाने के लिए वॉनकिंग की मदद ले लें? मैं अपना काम खुद मैनेज कर लूँगा। ज़रा सुनिए इसे। बोलने का क्या मास्टर क्लास तरीका है। ये लाइन सु वॉनकिंग को ये याद दिलाने का एक चालाक तरीका था कि मैंने ही उसे धक्का दिया था, और साथ ही ये इशारा भी कि मुझे जलना नहीं चाहिए, और सु वॉनकिंग की मदद मुझे पेश करके वो बहुत दरियादिल बन रहा था। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी कार ठीक नीचे है। इसके अलावा मेरी निजी बातों में मिस सु को परेशान न करना ही बेहतर है। सॉन्ग जिंगनियन सन्न रह गया। क्या? मैंने भी हैरानी से सु वॉनकिंग की तरफ देखा। मिस सु, आपने अभी तक मिस्टर सॉन्ग को नहीं बताया कि हमारा तलाक हो गया है। सॉन्ग जिंगनियन ने सु वॉनकिंग को बिल्कुल सदमे में देखा। सु वॉनकिंग के चेहरे की मुस्कान सख्त हो गई। उसका चेहरा उतर गया। मुझे बातों का बतंगड़ बनाना पसंद नहीं है, तो वो मेरे जश्न मनाने पर ताना मार रही थी। मैंने सिर्फ कुछ तलाक की पार्टियां ही तो दी थीं, बस। क्या इसके लिए इतना नीच बनने की ज़रूरत है? सॉन्ग जिंगनियन को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी बड़ी चौंकाने वाली खबर मिलेगी। वो हकलाते हुए बोला, उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वॉनकिंग, तुमने और मिस्टर चेन ने, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज़ सुनकर सु वॉनकिंग को आखिरकार याद आया कि वो अभी भी ठीक उसके बगल में खड़ा है। वैसे ये आदमी है कौन? एक पल रुककर उसने अपनी आवाज़ नीची करते हुए सफाई दी, मैं आजकल बहुत व्यस्त रही हूँ। अतीत में मुझे टालने के लिए ये उसका पसंदीदा बहाना हुआ करता था। किसने सोचा होगा कि पासा ऐसे पलट जाएगा और सॉन्ग जिंगनियन को भी बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन अंत में मेल लीड और सपोर्टिंग कैरेक्टर में फ़र्क तो होता ही है। सॉन्ग जिंगनियन के लिए ये शब्द बहुत बड़ी और शानदार खबर थे। उसकी आंखें मेरे और सु वॉनकिंग के बीच कई बार घूमी। उसने माफ़ी मांगने वाला चेहरा बनाया और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पहले पता नहीं था, इसलिए मैं इस बात को उठाना नहीं चाहता था। मिस्टर चेन, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? बिल्कुल, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अब उस औरत से मेरा कोई वास्ता नहीं है। खैर, आप दोनों अपनी सैर का मजा लीजिए। मेरे बैग उठाने में मदद करने के लिए कुछ लड़कियां मेरा इंतज़ार कर रही हैं। बैग काफ़ी भारी हैं। सु वॉनकिंग अचानक बोल पड़ी। रुको, मैं पीछे मुड़ा। क्या कोई और बात है मिस सु? सु वॉनकिंग ने त्योरियां चढ़ाईं। ऐसा लग रहा था कि उसे मेरे अचानक बदले हुए रवैये की अभी भी आदत नहीं हुई थी। कल मेरी माँ कह रही थी कि तुमने बहुत समय से उन्हें देखने नहीं गए हो। सु वॉनकिंग की आवाज़ धीमी हो गई। उसे ये कहने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसके पास बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर तुम्हारे पास समय हो तो कृपया जाकर उनसे मिल लेना। वो जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी वो उसकी माँ थी, जो यूरेमिया से पीड़ित थी। सु वॉनकिंग के विपरीत उसकी माँ मुझे हमेशा बहुत पसंद करती थी, क्योंकि सु वॉनकिंग ने उसे कभी नहीं बताया था कि उसे मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। उस बुजुर्ग महिला की नज़र में मैं एक अमीर युवा मास्टर था, जिसने सु परिवार के बैकग्राउंड को कभी नीचा नहीं समझा और जो सु वॉनकिंग के प्रति पूरी तरह से समर्पित था। जाहिर है, वो मुझसे बहुत खुश थी। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो सु वॉनकिंग का दिल जीतने के लिए मैं बड़ों का आशीर्वाद पाने के लिए लगातार उसकी माँ की देखभाल करने की पहल करता था। मुझे पता था कि यही मेरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड, ब्रह्मास्त्र था। सु वॉनकिंग एक आज्ञाकारी बेटी थी, शायद इसी वजह से उसने इतनी आसानी से मुझसे सारे रिश्ते नहीं तोड़े थे। लेकिन मैंने सॉन्ग जिंगनियन पर हाथ उठाकर उसकी बर्दाश्त करने की हद पार कर दी, और बस इसी तरह मैंने अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड भी खो दिया। मैंने एक पल सोचा, फिर मान गया। ठीक है, फिर कल। आखिरकार उस बूढ़ी औरत ने कोई गलती नहीं की थी। सु वॉनकिंग ने राहत की सांस ली। फिर मैं तुम्हें कल सुबह लेने आऊंगी। मैंने मजाक उड़ाते हुए अपनी कार की चाबियां घुमाईं। कोई ज़रूरत नहीं, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं खुद ड्राइव कर सकता हूं। मिस सु को तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं है। सु वॉनकिंग और सॉन्ग जिंगनियन दोनों के चेहरे एक ही समय पर जम गए। अगली सुबह जल्दी मैं नर्सिंग होम के लिए निकल गया। यह हाई क्लास नर्सिंग होम शहर के बाहरी इलाके में स्थित था। सुविधाएं टॉप क्लास थीं, सर्विस भी बहुत बढ़िया थी। जाहिर है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। मिस्टर चेन, आप आ गए। मुझे देखते ही नर्स ने शालीनता से मेरा अभिवादन किया। यह सु वॉनकिंग द्वारा रखी गई एक नर्स थी। यह जानकर कि मेरा और सु वॉनकिंग का रिश्ता अच्छा नहीं है, उसने भी मुझसे दूरी बनाए रखी। मदर सु बिस्तर पर लेटी हुई थीं। सालों भर सताने वाले यूरेमिया ने
उन्हें बहुत कमज़ोर और दुबला बना दिया था। उनका शरीर कमज़ोर था, लेकिन शुक्र है कि पिछले कुछ सालों से नर्सिंग होम में रहने के कारण उनकी हालत पहले से बहुत बेहतर थी। सु वानकिंग की नज़र एक पल के लिए मेरे हाथ में पकड़े खाने के डिब्बे पर टिकी। उसने नफ़रत के भाव से अपने होंठ सिकोड़ लिए। यहाँ तक कि एक नर्स भी मेरा अपनी सास की चापलूसी करने के इस तरीके को कुछ खास नहीं समझती थी, क्योंकि उसे पता था कि मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मुझे बदले में सु वानकिंग की नफ़रत ही मिलेगी। चैन शू, मदर सू ने मुझे देखा। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। तुम आजकल बहुत व्यस्त हो, है ना? मैंने तुम्हें काफ़ी समय से नहीं देखा है। मैंने मन ही मन आह भरी। शुरू से लेकर अंत तक मैं सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उन्होंने हर बात को दिल से लगा लिया था। उन बुजुर्ग महिला की कोई गलती नहीं थी। हाँ, थोड़ा व्यस्त हूँ। मैं आपके लिए थोड़ा चिकन सूप लाया हूँ। आपको बाद में इसे चखना चाहिए। मदर सू ने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने मुझे काफ़ी देर तक देखा और सावधानी से पूछा, क्या वॉनकिंग ने तुम्हें फिर से गुस्सा दिलाया है? मैंने ना में सिर हिलाया, लेकिन मदर सू को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बेबसी से आह भरी। वॉनकिंग बचपन से ही जिद्दी रही है और वो हमेशा बातों को अपने अंदर दबाकर रखती है। अगर उसने तुम्हें दुखी किया है तो मैं तुम्हारी तरफ से उसे डांटूंगी। मुझे और भी ज़्यादा ग्लानि महसूस हुई। मैंने पहले सोचा था कि उन्हें तलाक के बारे में बता दूंगा, लेकिन शब्द मेरे गले में ही अटक गए। मैं ये कह ही नहीं पाया। मैं रुका और मदर सू के साथ खाना खाया। जाने से पहले उनके साथ थोड़ी और देर बातचीत की। मैं काफ़ी देर तक झिझकता रहा। आखिरकार मैंने बहुत मुश्किल से बात आगे बढ़ाई। आगे चलकर मैं थोड़ा व्यस्त रहूंगा, इसलिए शायद मैं आपसे उतनी बार मिलने ना आ पाऊं। मैं पहले अपने आने की गिनती कम करूंगा, फिर उन्हें बताने के लिए कोई सही समय ढूंढूंगा। वो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बात हमेशा के लिए तो नहीं छिपाई जा सकती थी। भले ही मैं राज़ी हो गया था, लेकिन सु वॉनकिंग इसे स्वीकार नहीं करती। अगर मैं बहुत बार आता तो वो शायद यही सोचती कि अभी भी उसके प्रति मेरे मन में कोई गलत इरादे हैं। मदर सू ने मेरा हाथ थपथपाया। उन्होंने धीरे से आह भरी। चेनशू, तुम एक अच्छे बच्चे हो। पिछली बार जो हुआ वो वॉनकिंग की गलती थी। भले ही वो मेरे सामने इसका जिक्र नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि वो अंदर ही अंदर बहुत तड़प रही है। उसे बहुत पछतावा है। वह तुम्हें बहुत पसंद करती है। बच्चा अब नहीं रहा। वह दुखी कैसे नहीं हो सकती? मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। बच्चा। हाँ बिल्कुल, यही वो चिंगारी थी जिसने असली मालिक और सु वानकिंग के रिश्ते को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। हाँ, ये सच है। अतीत में असली मालिक और सु वानकिंग का सच में एक बच्चा था, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसने एक बिजनेस डिनर में सु वानकिंग के नशे में होने का फ़ायदा उठाया था और इसे मुमकिन बनाने के लिए हर हथकंडा अपनाया था। ये बच्चा बहुत ही सम्मानजनक तरीके से दुनिया में नहीं आया था, लेकिन असली मालिक की नज़र में सु वानकिंग को अपने साथ बांधे रखने के लिए यह सबसे तेज़ हथियार था। अपने गर्भवती होने का पता चलने के बाद सु वानकिंग को अपने पहले प्यार सोंग जिंगयान के प्रति बहुत अपराध बोध महसूस हुआ, लेकिन दूसरी ओर वो अपने ही खून को ख़त्म करना सहन नहीं कर सकती थी। अंत में उसने बच्चे को चुना। उसका अपना बचपन काफ़ी कठिन रहा था, इसलिए वो अपने बच्चे को एक टूटे हुए परिवार में जन्म लेना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उस दौरान असली मालिक के साथ उसका रिश्ता अपने सबसे अच्छे दौर में था। वो चुपचाप उसके द्वारा लाया गया पौष्टिक खाना खाती थी और अपना सारा ध्यान हर तरह की पेरेंटिंग किताबें पढ़ने में लगाती थी। वो सच में एक अच्छी माँ बनना चाहती थी। इसलिए गर्भपात मिसकैरेज के बाद उसने असली मालिक से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया। ये वास्तव में काफ़ी हास्यास्पद है। सु वानकिंग के गर्भवती होने के बाद असली मालिक ने उसके रवैये में सुधार देखा और अपनी मनमानी करने लगा। वो उसे 24 घंटे अपने पास रखना चाहता था। हर बार जब सु वानकिंग मना करती तो वह चेनशू बच्चे की शिक्षा का बहाना बनाता या दावा करता कि ये उनके पारिवारिक बंधन को मजबूत करने के लिए है, जिससे सु वानकिंग को समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ता। समय के साथ सु वानकिंग अपना धैर्य खोने लगी। एक बार सु वानकिंग को एक बिजनेस ट्रिप पे जाना था और उसके साथ जाने वाले लोगों में सोंग जिंगयान भी था। असली मालिक ने साफ इनकार कर दिया और मांग की कि वो किसी और को भेज दे और गर्भावस्था पर ध्यान देने के लिए घर पर रहे। सु वानकिंग को लगा कि वह उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहा है। वो पागल और नियंत्रण करने वाला हो गया था। उन दोनों के बीच भारी लड़ाई हुई। चेनशू, क्या तुम एक बार के लिए सामान्य नहीं रह सकते? ये सोचना बंद करो कि हर कोई तुम्हारी तरह नीच है, समझे? ये कहने के बाद सु वानकिंग ने जोर से दरवाज़ा पटका और चली गई।
नतीजतन उस रात असली मालिक को खबर मिली कि अत्यधिक क्रोध के कारण गर्भावस्था पर असर पड़ने से सु वॉनकिंग का गर्भपात हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस पल ये हुआ, उनका रिश्ता तुरंत टूट गया। उनके बीच एक भयंकर बहस हुई। अगर पहले सु वॉनकिंग असली मालिक के प्रति केवल घृणा महसूस करती थी, तो इसके बाद वो घृणा शुद्ध नफरत में बदल गई। उसने फिर कभी उनके वैवाहिक घर में कदम नहीं रखा और उससे बिल्कुल कोई संपर्क नहीं रखा, जब तक कि असली मालिक ने सोंग जिंगयान को ढूंढकर उसे सीढ़ियों से नीचे नहीं धकेल दिया। ये बर्दाश्त के बाहर था। मैं एक पल के लिए चुप रहा, फिर कहा, ये सब अब अतीत की बात है। पुराना चेंशु अब मर चुका है। ये सब यहीं खत्म होता है। नर्सिंग होम से निकलते हुए मेरा मूड थोड़ा उदास था। मुझे नहीं पता था कि ये सू की माँ की वजह से था या पुराने चेंशु की वजह से, लेकिन वो उदासी उसी पल गायब हो गई जब मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती से अपनी कार की चाबियां कूड़ेदान में फेंक दी थीं। मेरी परेशानी चरम पर पहुंच गई। हताशा में मैंने गू किंगहान को मुझे लेने आने के लिए फ़ोन किया। जैसे ही उसने सुना, गू किंगहान को ये बेतुका लगा, क्या मैं तुम्हारी ड्राइवर दिखती हूँ? क्या मुझे बस तुम्हारे आदेशों का इंतज़ार करना चाहिए? मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। गू किंगहान, ये नर्सिंग होम सुनसान इलाके में है। यहाँ कैब मिलना असंभव है। इसलिए गू किंगहान अनिच्छा से गाड़ी चलाकर आ गई। जब तक हम घर पहुंचे, अंधेरा हो चुका था। और भी महत्वपूर्ण बात, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बाहर भारी बारिश को देखकर मैंने बड़ी दया दिखाई और गू किंगहान को अंदर ले लिया और उस युवा मोहतरमा को दूसरी मंजिल पर गेस्ट रूम दे दिया। अप्रत्याशित रूप से अगली सुबह जल्दी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। मैंने एक आंख खोली और नींद में ही दरवाज़ा खोलने गया। बाहर खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सु वॉनकिंग थी। वह बोलने ही वाली थी कि सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ गूंज उठी। गू किंगहान की आवाज़ में नींद से जगाए जाने की स्पष्ट चिढ़ थी। कौन है? सु वॉनकिंग के चेहरे के भाव तुरंत ठंडे हो गए। ऐसा लग रहा था कि उसका हर शब्द दांत पीस कर निकल रहा हो। लगता है मैं गलत समय पर आई हूं। तुम दोनों को परेशान करने के लिए माफ़ी चाहूंगी। मैंने मन ही मन तिरस्कार से अपनी आंखें घुमाईं। तो तुम्हें पता है कि तुमने किसी की नींद खराब की है। इसके अलावा ये कैसा रवैया है? ये मेरा घर है, ठीक है? तुम सिर्फ मेरी पूर्व पत्नी हो। तुम्हें इस तरह धोखा खाए हुए इंसान जैसा चेहरा बनाकर गुस्सा होने का क्या अधिकार है? यह किसके लिए है? तुमने मुझे इतने लंबे समय तक धोखा दिया और मैं इतना उदार था कि मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मैंने अपना सिर घुमाया और गू किंगहान से चिल्लाकर कहा, कुछ नहीं है, वापस जाकर सो जाओ। गू किंगहान प्रिंसेस सिंड्रोम से निपटने में माहिर थी। उसने सु वॉनकिंग को देखा और काफ़ी हद तक जाग गई। उसने आलस्य से मुस्कुराते हुए कहा, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। तब तो मेरा वापस सोने जाना अशिष्टता होगी। चेंशु, सच में तुम उसे अंदर बैठने के लिए क्यों नहीं बुलाते? मुझे कोई परवाह नहीं थी, इसलिए मैं वापस सु वॉनकिंग को देखने के लिए मुड़ा। मेरा उसे अंदर बुलाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं था। मैंने पूछा, मिस सु का इतनी सुबह सुबह यहाँ आना कैसे हुआ? सु वॉनकिंग का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वो गू किंगहान के स्तर पर भी नहीं थी, लेकिन इस तरह की महिला सहन करने में बहुत अच्छी होती थी। उसने एक गहरी सांस ली, गू किंगहान को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और अपने बैग से एक चाबी निकाली। तुम कल इसे मेरी माँ के घर भूल गए थे। उन्होंने मुझे इसे तुम्हें देने के लिए जोर दिया। मैंने चाबी ले ली। धन्यवाद। वैसे तुम्हें इतनी दूर आने की परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरे पास एक अतिरिक्त चाबी है। मिस सु, क्या कुछ और भी है? उसने अपने लाल होंठों को कसकर दबाया। नहीं, मैंने उसके मुंह पर ही जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। गू किंगहान ने सीढ़ियों से मुझे देखा और कहा, तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता? महसूस? क्या? क्या मुझे सिर्फ इसलिए एक कुत्ते की तरह उसके पीछे भागकर जाना चाहिए क्योंकि वो वापस लौट आई है? मुझे बस ऐसा लगता है कि मैंने उसे बहुत देर से तलाक दिया, बिना किसी कारण के। मेरा बहुत सारा समय बर्बाद हो गया। गू किंगहान जोर से हंस पड़ी। बुरा नहीं है चेंशु, तुमने आखिरकार एक बार के लिए कुछ उम्मीद दिखाई। फिर वो वापस सोने चली गई। मैं दोपहर तक सोता रहा। जब मैं उठा तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे फ़ोन पर कई मिस्ड कॉल और वीचेट मैसेज थे, जो सभी असली मालिक के माता पिता के थे। उन्हें सु वॉनकिंग के साथ मेरे तलाक के बारे में पता चल गया था। क्या तुमने और सु वॉनकिंग ने तलाक ले लिया है? तुम आखिर सोच क्या रहे हो? तुम बहुत स्वार्थी हो। मेरा तुम्हारे जैसा कोई बेटा नहीं है। खैर, ये वही पुरानी बातें थीं। मैंने इसे थोड़ी देर देखा, फिर मुझे कोई परवाह नहीं रही। मैं कुछ खाना ढूंढने बाहर गया। कमाल की खुशबू आ रही थी।
गु किंगहान इत्मीनान से स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रही थी। गु किंगहान अचानक बोली, तुम्हारे माता पिता ने मुझे फ़ोन किया था। मैंने कहा, मुझे पता है। कोई ज़रूरत नहीं है वापस कॉल करने की। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ठीक उसी समय मेरा फ़ोन फिर से बजा। दूसरी तरफ मौजूद महिला तुरंत चिल्लाने लगी, चेन शू, इसी वक्त जाकर सु वॉनकिंग से दोबारा शादी करने की भीख मांगो। क्या अपने माता पिता के प्रति तुम्हारा यही रवैया होना चाहिए? मैंने कहा, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि अब आपका कोई बेटा नहीं है? क्या आप भूल गईं? मैं व्यस्त हूं। हम फिर कभी बात करेंगे। इसके साथ मैंने फ़ोन काट दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया। गु किंगहान ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। बुरा नहीं है, चेनशू। अपनी पूर्व पत्नी को छोड़ना एक बात है, लेकिन अब तुम अपने माता पिता के खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत भी कर रहे हो। मैंने कहा, मेरे लिए एक नई जगह ढूंढने में मदद करो। यह जगह बुरी नहीं है, लेकिन समय समय पर लोगों द्वारा परेशान किए जाने से बचना मुश्किल है। मेरे पास उनसे निपटने का खाली समय नहीं है। गु किंगहान ने उत्तर दिया, ये मुझ पर छोड़ दो। ठीक अगले दिन उसने मुझे फ़ोन किया और शहर के पश्चिमी हिस्से में एक नया विला ढूंढ लिया। उसी दिन हमने बिजली की गति से मालिकाना हक ट्रांसफ़र कर लिया और पुराने विला को बिक्री के लिए सूचीबद्ध कर दिया। जब मूवर्स का एक दल सामान ले जा रहा था, मुझे अचानक एक फ़ोन आया। हेलो, मैं थर्ड पीपल्स अस्पताल से बोल रहा हूँ। आपकी पत्नी अचानक सड़क पर बेहोश हो गई। क्या आप जल्दी से यहाँ आ सकते हैं? मैं दंग रह गया। मैंने कहा, आपको गलत इंसान मिल गया है। मैं उसका पति नहीं हूँ। आप उसके वर्तमान प्रेमी सॉन्ग जिंग्यान से संपर्क करें और उसे बुला लें। मैंने फ़ोन रखा और कुछ गेम खेलने चला गया। मैंने एक ट्रेंडी बारबेक्यू स्पॉट पर चेक इन किया और एक सेल्फी पोस्ट की। सॉन्ग जिंग्यान ने सच में मेरी पोस्ट पर कमेंट किया, चेनशू, वो अभी अस्पताल में है। तुम उसे देखने तक की जहमत नहीं उठाओगे। मैंने तुरंत पलटवार किया। एक सही एक्स को मृत व्यक्ति की तरह बर्ताव करना चाहिए। अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ न हो तो मैं उससे मिलने चला जाऊंगा। सॉन्ग जिंग्यान को खुद वो कमेंट डिलीट करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। 1 घंटे बाद मैं एक फलों की टोकरी लेकर अस्पताल पहुंचा। जैसे ही मैं उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने सॉन्ग जिंग्यान की बेहद व्यथित आवाज़ सुनी, वॉनकिंग, कृपया गुस्सा होना बंद करो। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो? सु वॉनकिंग की थकी हुई आवाज़ गूंजी, मैं थोड़ी थक गई हूँ। मैं कुछ देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ। जैसे ही जिंग्यान बाहर आया, वो मुझे देखकर सदमे से जम गया। अस्पताल के बिस्तर पर आईवी ड्रिप के साथ लेटी सु वॉनकिंग मुझे देखकर घबराई हुई लग रही थी। चेनशू, तुम यहाँ क्यों हो? मैं जिंग्यान को किनारे करते हुए अंदर चला गया। आखिरकार हम कॉलेज के क्लासमेट थे। चीज़ों को इतना तनावपूर्ण बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, मैं आ गया हूँ। अगर कुछ और नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। सु वॉनकिंग के होठों के कोने हल्के से फड़के। चेनशू, क्या तुम्हें सच में ऐसा ही बर्ताव करना है? मैंने ईमानदारी से पूछा। क्या? जब मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था तो तुम तीसरे दिन तक मुझसे मिलने नहीं आई थी। तुम्हारी तुलना में मैं कहीं अधिक उदार और वफादार रहा हूँ। अचानक मेरा फ़ोन बजा। हाउसकीपर का फ़ोन था। मिस्टर चेन, एक बक्सा बचा है। यह सिरेमिक मिट्टी के बर्तनों से भरा है। आप क्या चाहते हैं कि मैं इसका क्या करूं? मुझे याद आया कि वे सिरेमिक वास्तव में असली मालिक द्वारा सु वॉनकिंग को लुभाने के लिए बनाए गए थे। मैंने कहा, वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। बस उन सबको फेंक दो। सु वॉनकिंग अचानक बोल पड़ी, रुको, तुम घर बदल रहे हो? अगर तुम्हें अब वे सिरेमिक नहीं चाहिए तो मैं किसी को भेजकर उन्हें अपने पास मंगवा लूंगी। मैंने उसे अजीब नज़रों से देखा। शुरू से ही वे मेरी चीज़ें हैं। अगर मैं उन्हें रखना चाहूं तो मैं उन्हें रखूंगा। अगर मैं उन्हें फेंकना चाहूं तो मैं उन्हें फेंक दूंगा। उस वाक्य ने सु वॉनकिंग को स्पष्ट रूप से चोट पहुंचाई। उसकी आंखों की चमक गायब हो गई। मैं जाने के लिए मुड़ा। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही मैंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, प्रसूति एवं स्त्री रोग गायनिकोलॉजी की एक महिला डॉक्टर ने मुझे पुकारा। आप अस्पताल कैसे आए? अगली बार जब गर्भधारण हो तो तुम बस यूं ही इसका गर्भपात नहीं करा सकते। मैं सुन्न होकर खड़ा रह गया। क्या सु वॉनकिंग का अचानक गर्भपात नहीं हुआ था? अचानक सु वॉनकिंग खुद अपनी आईवी सुई निकालकर दौड़ते हुए आई और मेरा रास्ता रोक लिया। डॉक्टर, ये मेरे पति और मेरे बीच का निजी मामला है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। महिला डॉक्टर ने अपनी भौहें सिकोड़ीं। तुम्हें नहीं पता था? तुम्हारी पत्नी ने कहा था कि तुम फिलहाल बच्चा नहीं चाहते हो।
इसलिए उसने अपनी मर्जी से गर्भपात कराने का विकल्प चुना और तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे साफ तौर पर याद नहीं है कि मैं घर कैसे पहुंचा। मेरा पूरा शरीर इस खबर से इतना सदमे में था कि लंबे समय तक स्टडी रूम में बैठे हुए मुझे चक्कर आ रहा था। किताब में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि लड़ाई के कारण उसका अचानक गर्भपात हो गया था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे शरीर में कहीं दर्द महसूस हुआ। ये ऐसा था जैसे मैं वास्तव में उस सटीक क्षण को महसूस कर सकता था जब उसे एहसास हुआ कि बच्चा जा चुका है। मैंने वो डिब्बा ढूंढ निकाला जो विशेष रूप से उसके कॉलेज का सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अंत में मुझे एक कॉलेज की स्क्रैप बुक मिली। पहले पन्ने पर सैन्य प्रशिक्षण के दौरान ली गई एक तस्वीर थी जिसमें सू वॉनकिंग की परछाई थी। ये सू वॉनकिंग के लिए असली मालिक के गुप्त प्यार को दस्तावेजबद्ध करने वाली एक स्क्रैप बुक थी। कॉलेज के 4 सालों में उसने उसकी कितनी सारी तस्वीरें ली थीं। हर एक तस्वीर, टेक्स्ट की हर एक लाइन नॉवेल वाले चेन शू से बिल्कुल अलग थी। कल ग्रेजुएशन है। क्या मुझे बस बहादुर बनकर उसके सामने इकरार कर लेना चाहिए? लेकिन उस पन्ने पर ग्रेजुएशन की तस्वीर की जगह खाली थी क्योंकि सू वॉनकिंग की मां बीमार पड़ गई थी और असली मालिक अपने खुद के ग्रेजुएशन के फोटोशूट में भी शामिल नहीं हो पाया। मैंने पन्ने पलटना जारी रखा। एक विवाह प्रमाण पत्र की तस्वीर थी जिसमें चेन शू के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी, जबकि सू वॉनकिंग के भाव ठंडे और उदासीन थे। उन दोनों ने वास्तव में कभी शादी की तस्वीरें नहीं खिंचवाई थीं। मैं बहुत देर तक उस तस्वीर को घूरता रहा। 5 साल का एक तरफा प्यार, 5 साल की शादी, और फिर भी उन दोनों की साथ में सिर्फ एक ही तस्वीर थी। जो कुछ बचा था वो केवल कभी कभार लिखी गई डायरी की एंट्रीज थीं। वो हाल ही में सच में बहुत व्यस्त दिख रही है। मैंने उसकी पसंदीदा स्वीट एंड सॉर रिब्स बनाई थीं। मुझे पता है कि मैं उसके दिल में उस आदमी की जगह से अपनी तुलना नहीं कर सकता, लेकिन मैं अभी भी चाहता हूं कि हमारा एक बच्चा हो। मैं मूल रूप से हार मानने वाला था, लेकिन उस रात सू वॉनकिंग घर आई। वो पूरी तरह से नशे में थी। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और मैंने उसे चूमा, और पहली बार उसने सच में मुझे वापस चूमा। इसके बीच एक बड़ी खाली जगह थी जब तक कि एक और डायरी एंट्री नहीं आ गई। वो गर्भवती लग रही है। वे 2 महीने चेन शू और सू वॉनकिंग के रिश्ते में सबसे शांतिपूर्ण समय थे। भले ही वो अच्छी तरह जानता था कि सू वॉनकिंग में ये बदलाव पूरी तरह से बच्चे की वजह से था, लेकिन वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं मांग सकता था। कई साल पहले से उसने